हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज और रेडियस स्टार्ट कर दी थी और इसमें हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई में फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे। इनको सॉल्व करने से पहले एक बार हम कोवेलेंट रेडियस को क्या करते हैं यहाँ पर रिवाइज। जब हम कोवेलेंट रेडियस को मेज़र करते हैं तो क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी है। एटम्स क्या होने चाहिए यहाँ पर सिमिलर। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो एटम्स बॉन्डेड है उनमें बॉन्ड कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पर? तो 2 कंडीशन थी कोवेलेंट रेडियस मेजरमेंट के लिए। एटम्स आइडेंटिकल हो, जैसे दोनों एटम्स आपने क्या ले लिए? हाइड्रोजन, तो ये H2 का 1 मॉलिक्यूल हुआ। और इनमें बॉन्ड कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट का मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी यहाँ पर? शेयरिंग। तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देगा और राइट वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद या जब शेयरिंग हम कर रहे हैं तो इसके न्यूक्लियस का भी क्या अप्लाई होगा? अट्रैक्शन फोर्स। और राइट साइड वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का भी अप्लाई क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स। इसलिए बॉन्डिंग से पहले हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो ईच हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पर कोवेलेंट बॉन्ड के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2। और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2। पर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 नहीं हो रहे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। बॉन्ड कैसे बनता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे आपके पास 2 टेनिस बॉल है, क्योंकि एटम को हम कंसिडर क्या कर सकते हैं? स्फेरिकल। तो 2 टेनिस बॉल को आप क्लोज में ला रहे हैं और पार्शली क्या करवा रहे हैं? मिक्स। तो मिक्सिंग से एक कॉमन एरिया जनरेट होगा, वहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? प्रेजेंट। और दोनों के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? अप्लाई। ये हमने कोवेलेंट रेडियस में स्टडी किया था। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प लेनी है। ये चैप्टर हम आगे स्टडी करेंगे, पर 9-10 में जितना हमने स्टडी किया उसको यूज में लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन है ऑक्सीजन। तो डायरेक्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही क्लियर होगा कि इन 2 कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन की मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या आएगा? O डबल बॉन्ड O। अब ये मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाई, डिटेल में तो हम केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे, पर एक आइडिया आपको देता हूं जिससे अभी हमारा काम चल जाएगा। आपको वैलेंसी को ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन क्या होता है? बाइवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये आंसर होगा या नहीं? तो फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट हो रही है कि दोनों आइडेंटिकल एटम है, क्लियर। पर सिंगल बॉन्ड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है? शेयरिंग। तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ओजोन, O3। O3 की स्ट्रक्चर क्या होती है? एक साइड तो बॉन्ड कौन सा होता है? डबल बॉन्ड। और 1 साइड बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के है वो एक ही ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है? डोनेट। क्लियर है? यहाँ पर डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे क्या आ जाता है? माइनस। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि केमिकल बॉन्डिंग अभी हम स्टडी नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में टॉपिक इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, आप कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करोगे तो ये पॉसिबल नहीं कि अदर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट तो आएंगे पीरियोडिक टेबल में, पर हम उतना ही स्टडी करेंगे या मैं आपको उतना ही अंडरस्टैंड कराऊंगा जिससे हमारा काम चल जाए। तो इधर दोबारा ध्यान से देखो, एक साइड डबल बॉन्ड है और एक साइड कौन सा बॉन्ड हुआ? सिंगल बॉन्ड जैसा हुआ। ठीक है, यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, पर एक्चुअल में इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया जहाँ डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड की जगह क्या चला गया? सिंगल बॉन्ड की जगह क्या गया? डबल बॉन्ड। वही प्लस और ये माइनस। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है? बॉन्ड्स की पोजीशन क्या होती है? चेंज। डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया और सिंगल बॉन्ड की जगह क्या गया? डबल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि प्योर सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है एक स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो प्योर सिंगल बॉन्ड इस ओजोन मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? यहाँ पर अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ बस उतना ही समझना है। ठीक है, यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर भी प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं H2O2। इसका नेम होता है हाइड्रोजन
परऑक्साइड। अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो माइंड में क्या याद रखोगे, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है और हाइड्रोजन होता है मोनोवेलेंट, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और ये H। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देखें तो अभी आपको स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं किया है, पर हम केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर वाला पार्ट आपका ये समझो कि यहीं से स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर सामने आते जाए आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करते जाओ कि ऑक्सीजन बाइवेलेंट हो गया, यहाँ भी बाइवेलेंट है, हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए, मोनोवेलेंट, तो इसकी ये स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ देखें तो 2 ऑक्सीजन एटम आ गए, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर यहाँ पर। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम लैंग्वेज है, केवल लास्ट में क्या गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हमें कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो कौन सा मॉलिक्यूल हम यूज में ले सकते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन ही गिवन है, N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राइवेलेंट, तो यहाँ बॉन्ड कौन सा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर यहाँ पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। HNO3 इसका नेम होता है नाइट्रिक एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर के बिना भी हम आंसर दे सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन ओनली 1 है, जबकि मिनिमम नाइट्रोजन कितने रिक्वायर्ड है, 2 नाइट्रोजन और उनमें सिंगल बॉन्ड हो, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो कि ये आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं N2H4, इसका नेम होता है हाइड्रेजीन। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 आ गए, तो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोजन को वही ट्राइवेलेंट लेना है और हाइड्रोजन को मोनोवेलेंट, तो इसकी ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, 3 बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो ये मोनोवेलेंट है। अब यहाँ चेक करें, 2 एटम आ गए आइडेंटिकल, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। NH3 में देखें तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि N के एटम केवल कितने, 1 है। इसकी भी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड से अटैच्ड होगा, तो नाइट्रोजन तो क्या हो गया, ट्राइवेलेंट, और हाइड्रोजन वही क्या हो जाएगा, मोनोवेलेंट। तो यहाँ भी क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, इसलिए क्लियर था कि ये भी पॉसिबल नहीं है, इससे हम नाइट्रोजन की रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड, हाइड्रेजीन, क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस पर। सेकंड टाइप जो है उसका नेम है मेटेलिक रेडियस, और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, RM से। अगर हम नेम को कंसिडर करें तो मेटेलिक रेडियस नेम क्यों दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, मेटेलिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है तो हमने क्या नेम दिया था, कोवेलेंट रेडियस। मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है अगर जिन एटम से हम ये मेजर कर रहे हैं रेडियस, तो नेम क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टडी क्या करना है कि मेटेलिक बॉन्ड का क्या मीनिंग है, क्लियर है यहाँ पर। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, मेटेलिक बॉन्ड इज फाउंड इन मेटल्स, क्लियर यहाँ पर। मेटल्स में कौन सा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड्स। इन मेटल्स मेटेलिक एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय मेटेलिक बॉन्ड, क्लियर है यहाँ पर। तो किसी भी मेटल में जो एटम्स होंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे हाथ में ये आयरन रोड है, आयरन रोड का मतलब क्या हुआ कि Fe है यहाँ पर, तो Fe के बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। Fe के जितने भी एटम्स होंगे वो सब आपस में किसके थ्रू बॉन्डेड है, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि मेटल में कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, मेटल में अलग से ही बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड। अब ये मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा वो तो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है यहाँ पर इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो जरूर हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी मेटल में एटम्स मिलेंगे आपको, और उन मेटेलिक एटम्स या मेटल के जो एटम्स हैं उनमें बॉन्ड कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड, क्लियर यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर, मेटल्स आर सॉलिड्स। ये भी आपको पता है कि मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कौन सी होती है, सॉलिड, एक्सेप्ट Hg, केवल मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं नेचर में उनकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड। अब यहाँ पर आते हैं कि सॉलिड स्टेट में एक्चुअल में अरेंजमेंट कैसा होगा, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स पे, ठीक है। यहाँ पर 3 फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्लियर यहाँ पर। अब मान लीजिए मेरे पास एक आयरन रोड है, ठीक है यहाँ पर, जिसमें Fe के बहुत सारे क्या यहाँ पर एटम्स हैं। अब मान लीजिए इस आयरन रोड को आपने क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट करने पर क्या होगा, एक्चुअल में जो Fe के एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस स्लाइटली क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इंक्रीज,
और इंक्रीज होने का से क्या होगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, मूवमेंट। आपने ये लोअर क्लासेज में स्टडी किया हुआ है, सॉलिड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होंगे उनमें मूवमेंट नहीं होता है, मोशन नहीं होता है, वो स्टैटिक होते हैं, केवल अपनी पोजीशंस पे क्या शो करते हैं, वाइब्रेशंस। तो हम ये मान सकते हैं कि जब सॉलिड स्टेट में Fe है तो Fe के एटम्स अपनी जगह पर फिक्स है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे ही आपने इसको मेल्ट किया, इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और ये मेल्ट होने की वजह से क्या होने यहाँ पर मूवेबल हो जाएंगे और क्या होगा, मोशन आ जाएगा पार्टिकल्स में। तो हमें पता है यहाँ पर कि अगर लिक्विड Fe होगा तो उसमें क्या मिलेगा, आपको मूवमेंट मिलेगा। आयरन सॉलिड है तो वो एक जगह क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। अब मान लेते हैं और हीट करते हैं, तो और एनर्जी सप्लाई करने पर आपने Fe को गैस फॉर्म में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, और ज़्यादा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर है यहाँ पर? तो ये समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कि फिजिकल स्टेट में क्या हो रहा है, Fe का एटम तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर Fe के एटम्स में कोई चेंज नहीं आया है, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, केवल Fe के एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, इंक्रीज। अब यहाँ पर आते हैं, जब ये सॉलिड स्टेट में Fe है और मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एटम्स एक दूसरे को टच करते हुए क्या हो रहे हैं, अरेंज। क्योंकि ये अपनी जगह पर फिक्स है, स्टैटिक है, तो हम ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि Fe के एटम्स किस तरीके से अरेंज होंगे, ये एक दूसरे को टच करते हुए क्या होंगे, अरेंज। और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है, किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर वो एक दूसरे को टच करते हुए क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट क्या आ रहा है, इन सॉलिड स्टेट मेटेलिक एटम्स आर अरेंज्ड इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है कि एक दूसरे को टच करते हुए क्या हो रहे हैं यहाँ पर, अरेंज। दैट इज दे टच विद ईच अदर इन सॉलिड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस सॉलिड के लिए आता है, क्लियर है यहाँ पर? अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एटम को हम क्या मानते हैं, वही आयरन रोड आपके पास है और हमें इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पर अब Fe के अंदर प्रेजेंट क्या है, Fe के एटम्स, और किसी भी एटम को हम क्या मानते हैं यहाँ पर, स्फेरिकल। तो Fe के बहुत सारे एटम्स होंगे और सारे के सारे एटम्स स्फेरिकल हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एक एटम टेनिस बॉल जैसा है, क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर बहुत सारी टेनिस बॉल अरेंज्ड है। अब इस अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए समझो कि जैसे रूम में हमने क्या किया, फर्श पर टेनिस बॉल को क्या कर दिया, अरेंज। और अरेंज कैसे किया है, एक दूसरे को टच करते हुए। तो आपने रूम की फर्श पे क्या किया, पूरी की पूरी एक लेयर अरेंज कर दी, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से। अब वन लेयर अरेंज करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर उसके ऊपर सेकंड लेयर को क्या कर देंगे, अरेंज। फिर थर्ड लेयर क्या कर देंगे, अरेंज। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पर रूफ तक पूरे रूम को टेनिस बॉल से क्या कर दिया, यहाँ पर फिल कर दिया है, क्लियर है यहाँ पर? अब आप उसको रूम को बाहर से देख रहे हैं, तो आप ये समझो कि आप उस रूम में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की स्ट्रक्चर को, उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके अरेंजमेंट को देख रहे हैं। अब क्योंकि मेटल्स में एटम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स में क्या मिलेंगे, जैसे NaCl में क्या मिलेगा, केटाइन और एनाइन। मेटल्स के केस में क्या मिलेंगे, Fe के एटम्स, ठीक है यहाँ पर। तो रूम में जब हमने कंप्लीट टेनिस बॉल से उसको फिल कर दिया है, ठीक है यहाँ पर, तो जो अरेंजमेंट आपके सामने आ रहा है वो किसी सॉलिड के अरेंजमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। यहाँ तक क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ पर? तो फाइनली हम क्या कंक्लूजन आया कि सॉलिड स्टेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एटम्स होंगे, ये एक दूसरे को टच करते हुए क्या होंगे, अरेंज, और इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ओनली अपनी पोजीशंस पे क्या होते हैं, वाइब्रेशंस। क्लियर है यहाँ पर? अब आते हैं यहाँ पर कि अब हम मेटेलिक रेडियस को डिटरमाइन कैसे करेंगे। अब हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक रेडियस। तो आपके पास आयरन रोड है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि Fe का सिंगल एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर एटम्स हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे, कंबाइंड या बॉन्डिंग स्टेट में। तो ये इमेजिनेशन करते हैं कि ये मेरे पास आयरन रोड है, इस आयरन रोड में एटम्स एक दूसरे को टच करते हुए क्या होंगे, अरेंज, ठीक है यहाँ पर। तो आपके सामने मैंने एक लाइन बनाई है केवल इस पूरी स्ट्रक्चर की, ठीक है यहाँ पर। अब आपने क्या किया, यहाँ पर कोई भी टू एडजेसेंट या नेबरिंग एटम्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट। तो मैंने ये 2Fe जो नेबरिंग एटम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कैलकुलेट क्या की, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस।
ठीक है यहाँ पर। तो इन 2 न्यूक्लियाई की डिस्टेंस को मैंने कैलकुलेट कर लिया और इसको फिर मैंने क्या कर दिया, हाफ। तो हाफ करने के बाद जो आपके पास रेडियस आएगी, जो वैल्यू आएगी, वो किसको शो करेगी, Fe की मेटेलिक रेडियस को। क्लियर हुआ पॉइंट। दोबारा से देखो कि हमने लैब में मेटेलिक रेडियस को मेजर कैसे किया। मैंने आयरन रोड ली, आयरन रोड में मैंने कोई भी 2 एटम्स को क्या किया, सेलेक्ट, पर वो 2 एटम्स क्या होने चाहिए यहाँ पर, एडजेसेंट या नेबरिंग। ठीक है यहाँ पर। तो ये 2 एटम ले लिया आपने, इनकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस को आपने मेजर कर लिया। ठीक है यहाँ पर। और इसको हमने क्या नेम दे दिया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसको क्या कर दिया, हाफ। तो हाफ करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी वो किसको शो करेगी, Fe की मेटेलिक रेडियस को। तो अब हम इस डायग्राम से मेटेलिक रेडियस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन। क्लियर यहाँ पर। जैसे हमने किसको डिफाइन किया था, कोवेलेंट रेडियस को। तो डेफिनेशन क्या होगी, 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस of internuclear distance of 2 adjacent या वही नेबरिंग metallic atoms present in metallic क्रिस्टल आता है सॉलिड के लिए, इज नॉन एज मेटेलिक रेडियस। क्लियर डेफिनेशन। 1/2, क्योंकि हाफ कर रहे हैं यहां पर, 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 एडजेसेंट मेटेलिक एटम्स प्रेजेंट इन मेटेलिक क्रिस्टल इज नॉन एज मेटेलिक रेडियस। आई थिंक क्लियर है पॉइंट। तो ये मेटेलिक रेडियस को हमने क्या कर लिया, डिफाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन RM एंड RC। ठीक है यहां पर। तो जब हम मेटेलिक रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और जब आप कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, पार्शियली क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। पर यहां पर जो एलिमेंट होगा वो सेम ही होगा, तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। तो सेम एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट केस में वो मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है और सेकंड केस में कोवेलेंट बॉन्ड। तो वही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर रहे हैं, हाफ। यहां भी आपको क्या करना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करना है, हाफ करना है। क्योंकि एटम सेम है तो वही समझो कि वही टेनिस बॉल आपके पास है। यहां पर 2 टेनिस बॉल को आपने क्या किया, एक दूसरे के टच करके फिर क्या कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर की डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हाफ। और यहां पर टेनिस बॉल को आपस में क्या कर दिया, पार्शियली मर्ज कर दिया या मिक्स कर दिया। उसके बाद 2 न्यूक्लियर की डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हाफ। तो आइडिया लग रहा है हमें डायग्राम से कि किसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, RM ग्रेटर देन RC। मेटेलिक रेडियस की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, कोवेलेंट रेडियस से। पर गिवन एलिमेंट क्या होने चाहिए यहां पर, सेम होगा, तभी ये कंडीशन क्या होगी यहां पर अप्लाई। तो ये मेटेलिक रेडियस भी कंप्लीट है। अब आते हैं यहां पर थर्ड पर, वैन डर वाल रेडियस। मेटेलिक रेडियस के बाद आते हैं यहां पर थर्ड टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस विच इज वैन डर वाल्स रेडियस। अब एक तो हमें नेम से आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर जो भी एटम्स हैं जिनमें हमें रेडियस मेजर करनी है उनमें अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड कौन सा है, वैन डर वाल। क्लियर यहाँ पर। अब हमारे लिए न्यू टाइप का बॉन्ड होगा, क्योंकि आपने 10th या 9th में कोवेलेंट स्टडी किया हुआ है, आयोनिक स्टडी किया हुआ है, पर वैन डर वाल शायद नहीं आया है। ठीक है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड ये करने वाले हैं कि ये जो बॉन्ड है ये किस टाइप का बॉन्ड है और ये मिलेगा कहाँ पर हमें। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट है, वैन डर वाल फोर्स इज अ वीक टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। ये कोवेलेंट या आयोनिक जितना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है यहाँ पर। ये वीक टाइप का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, विच ऑपरेट्स बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ नोबल गैसेज एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेज। क्लियर यहाँ पर। तो ये सेकंड लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये मिलेगा कहाँ पर। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, नोबल गैसेज के एटम्स के बीच में या किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है यहाँ पर। मान लेते हैं आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है यहाँ पर, और इस सिलेंडर में हीलियम गैस प्रेजेंट है।
अब अगर हीलियम गैस प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होंगे, हीलियम के एटम्स, क्योंकि नोबल गैसेज बॉन्ड नहीं बनाती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। नोबल गैसेज एटॉमिक फॉर्म में क्या करती है, यहाँ पर एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हीलियम के बहुत सारे क्या हुए, एटम्स। अब हम मान लेते हैं कि एटम्स को हम वही बॉल की तरह कंसिडर कर रहे हैं, टेनिस बॉल की तरह। अब हमें विजुलाइज तो नहीं हो रहे हैं, पर अगर हम एटम्स को विजुलाइज कर पाते तो इस सिलेंडर में आपको बहुत सारी क्या नजर आती है, यहाँ पर टेनिस बॉल, जो किसकी होती है, यहाँ पर हीलियम गैस की। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर हीलियम के बहुत सारे एटम्स होते। क्लियर हो गए पॉइंट। अब आते हैं, किसी भी गैस को हम लिक्विड या सॉलिड में क्या कर सकते हैं, चेंज। ठीक है, यहाँ पर आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप ये स्टडी करोगे। अगर मान लीजिए प्रेशर इंक्रीज किया जाए और टेम्परेचर को क्या किया जाए, डाउन, तो किसी भी गैस को हम लिक्विड या सॉलिड में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम देखें कि किसी भी अगर हम फिजिकल स्टेट को कंपेयर करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज में होते हैं, लिक्विड में थोड़ी सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और गैसियस कंडीशन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्लियर है यहाँ पर। तो हीलियम एटम्स अगर गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, इसका मतलब वो कहाँ आ रहे हैं, क्लोज में आ रहे हैं। क्लियर यहाँ पर। और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो और ज़्यादा क्या आ गए, क्लोज में। तो हीलियम एटम्स एक दूसरे के जब क्लोज में आ रहे हैं, कब, जब आप उसकी फिजिकल स्टेट को क्या कर रहे हैं, चेंज। तो ये क्लोज में कब आ रहे होंगे, जब इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स क्या हो, प्रेजेंट। क्लियर है पॉइंट। ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर गैस को लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करना, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके, जब इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट हो। और उसी वीक अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स। क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर तो ये वैन डर वाल फोर्स कहाँ प्रेजेंट है, नोबल गैसेज के एटम्स में। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज लिया था, नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड क्यों, क्योंकि एटम्स के बीच में कोई कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, पर जो वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैन डर वाल फोर्स। क्लियर। यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आपके पास सेकंड सिलेंडर है और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब आप आंसर दीजिए, यहाँ पर H के एटम्स होंगे या H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस में H2 के आपको क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होके 1 मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। और इस टाइप के यहाँ पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर अब मैं 1 मॉलिक्यूल को अगर कंसिडर करूं तो इस 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। क्लियर। अब इस गैस को अगर मैं लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के क्लोज में आ रहे हैं, ये क्लोज में आ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है। क्लियर हुआ यहाँ पर। तो वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा, वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो ये क्लियर हुआ इन दोनों एग्जांपल से कि नेचर में वैन डर वाल फोर्स कहाँ प्रेजेंट होगा। फर्स्ट कंडीशन, नोबल गैसेज के नॉन बॉन्डेड एटम्स में, और सेकंड कंडीशन, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में। तो हमने यहाँ पर जो लाइन रिटर्न की थी वो क्लियर हुई कि ये जो वैन डर वाल फोर्स है कहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर विच ऑपरेट्स बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ नोबल गैसेज एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेज। और इसी वजह से हम किसी भी गैस को, वो नोबल गैस हो या हाइड्रोजन जैसी गैस हो, उसको लिक्विड या सॉलिड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये वीक वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमें ये पता लग गया अब तक की इंफॉर्मेशन से कि ये वैन डर वाल एक वीक टाइप का फोर्स है और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स। आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, मिनिमम। और वही सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है तो पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए क्या होंगे, अरेंज। तो इस केस में वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। क्लियर यहाँ पर। तो गैसेज स्टेट में हम वैन डर वाल फोर्स को ऑलमोस्ट क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। जीरो तो नहीं मानते हैं पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्लियर यहाँ पर। और सॉलिड स्टेट में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्या आ गए यहाँ पर क्लोज में, तो इस कंडीशन में वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। आई थिंक क्लियर है पॉइंट। ठीक है यहाँ पर। अब हम आते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ वैन डर वाल रेडियस। अब हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि वैन डर वाल रेडियस को आप सॉलिड स्टेट में क्या करोगे, मेजर।
क्योंकि हमें कंडीशंस क्या लेनी है यहाँ पर सेम, आगे हमें कंपैरिजन करना है। तो जब भी हम वैन डर वाल रेडियस को मेजर करेंगे, गिवन सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट कौन से लेंगे, सॉलिड। अब आपको हीलियम गैस गिवन है पर फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड है। तो आपने क्या किया, उस हीलियम गैस में 2 एडजेसेंट या 2 नेबरिंग क्या लिए यहाँ पर, हीलियम एटम्स। अब ये बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड, तो यहाँ पर एक टर्म आएगा नॉन बॉन्डेड, क्योंकि इनके बीच में कोई कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं है। वीक वैन डर वाल फोर्स जरूर प्रेजेंट है पर कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं, इसलिए यहाँ पर हम टर्म यूज में क्या लेंगे, नॉन बॉन्डेड एटम्स। क्लियर यहाँ पर। तो इन एटम्स का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सॉलिड स्टेट में भी थोड़ा सा गैप रखेंगे, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये एक दूसरे से टच करते हुए नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे डायग्राम में। तो आपने क्या किया, हीलियम गैस को सॉलिड स्टेट में लिया, उस सॉलिड स्टेट में 2 नेबरिंग या एडजेसेंट एटम्स क्या किए, सेलेक्ट करने के बाद दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस को क्या किया, मेजर। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका क्या कर दिया, हाफ। तो जो आपके पास हाफ वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हीलियम या गिवन नोबल गैस की वैन डर वाल रेडियस। क्लियर हो गया पॉइंट ये। अब आते हैं यहां पर मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है, फिजिकल स्टेट वही कौन सी है, सॉलिड। तो मैंने सॉलिड स्टेट में क्या किया, 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स लिए, मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत सारे हैं वहां पर, आप 2 नेबरिंग क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स। इन 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में भी 2 क्या लेंगे यहां पर, नेबरिंग एटम्स। फिर यहां पर देखो, यहां पर डायग्राम में बीच में क्या दिया हुआ, गैप। ये गैप क्या शो कर रहा है कि यहां पर कोवेलेंट, मेटेलिक या आयोनिक बॉन्ड नहीं है। तो ये दोनों एटम किस टाइप के हुए, बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड। क्लियर है यहां पर। अब इन दोनों की न्यूक्लियस को क्या कर लेंगे, मेजर, और इसका क्या कर देंगे, हाफ। तो जो हाफ वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वैन डर वाल रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस से इसका कंपैरिजन यहीं पर कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए मैं सिंगल मॉलिक्यूल पे जाऊं और 2 न्यूक्लियाई की डिस्टेंस को मेजर करके उसका क्या करूं, हाफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि इन 2 हाइड्रोजन के एटम्स में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। यहां भी 2 हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। पर अगर आप इन 2 हाइड्रोजन को कंसिडर करें तो इनमें कौन सा बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर ये क्या होंगे, नॉन बॉन्डेड। लेकिन यहां पर वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। ठीक है यहां पर, इसलिए यहां पर जब आप इनकी न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को हाफ करोगे तो उसको हम नेम क्या देंगे, वैन डर वाल रेडियस। और जो मैंने बोला कि सॉलिड स्टेट क्यों लेते हैं, कंपैरिजन के लिए। किसी भी सब्सटेंस के जब हम वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो फिजिकल स्टेट फिक्स्ड है, हम सॉलिड स्टेट ही लेंगे। तो ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गए। अब इन्हीं दोनों डायग्राम से हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं वैन डर वाल रेडियस की। तो क्या डेफिनेशन होगी, देखो, इन सॉलिड स्टेट 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट और नेबरिंग एटम्स ऑफ नोबल गैस। क्लियर, यहां पर ये फर्स्ट डायग्राम से रिलेटेड लाइन आ गई है कि कोई नोबल गैस आपको गिवन है, उसमें आपने 2 नेबरिंग के लिए नॉन बॉन्डेड एटम्स और उनकी न्यूक्लियाई का क्या कर दिया है, हाफ। क्लियर यहां पर। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं लाइंस को, इन सॉलिड स्टेट 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट और नेबरिंग एटम्स ऑफ नोबल गैस और 2 एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। अगर हम सेकेंड डायग्राम पे जाए तो यहां पर जो एटम्स आपने चूज किए हैं वो एडजेसेंट है, क्लियर है, नॉन बॉन्डेड है, और किसको बिलोंग कर रहे हैं, 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को। तो यहां पर देखो लाइन क्या आ रही है, 2 एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। आई थिंक क्लियर पॉइंट। तो अगर आप पूरी लाइंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत लेंथी डेफिनेशन है, पर आपको ये लाइंस रटनी नहीं है। अगर आप याद करोगे भूल जाओगे। आपको एक्चुअल में ये डायग्राम याद रखना और डायग्राम से क्या देना है, आंसर। तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूं किसको देखते हुए, डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम याद रखना इजी है। तो फर्स्ट केस में आते हैं, वैन डर वाल रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी, इन सॉलिड स्टेट 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ अ नोबल गैस और 2 नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स
belonging to two neighboring molecules of an element is called van der Waals radius. I think clear point. तो ये 3 टाइप्स की एटॉमिक रेडियस कंप्लीट है. फर्स्ट वन कोवेलेंट थी, सेकेंड वन मेटेलिक एंड थर्ड वन वैन डर वाल रेडियस. अब आते हैं कंपैरिजन बिटवीन कोवेलेंट, मेटेलिक एंड वैन डर वाल रेडियाई फॉर गिवन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं. तो ये आंसर आपको डायग्राम से मिल जाएगा. जब हम वैन डर वाल रेडियस डिटरमाइन करते हैं तो एटम्स को थोड़ा डिस्टेंस पे बनाते हैं. इनके बीच में क्या मिलेगा आपको? गैप. ठीक है, पर बिल्कुल टच करते हुए अरेंज नहीं होंगे. मेटेलिक रेडियस में क्या होगा? एटम्स जो स्फेरिकल है वो टच करते हुए क्या होंगे? अरेंज. और कोवेलेंट बॉन्ड में ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? पार्शली मर्ज या मिक्स. अब तीनों कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? हाफ. एलिमेंट या एटम आपका सेम है, तो क्लियर है क्या आंसर आएगा? सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके मिलेगी? वैन डर वाल के लिए. उसके बाद मेटेलिक रेडियस और सबसे लास्ट में कोवेलेंट रेडियस. क्लियर यहाँ पर ये आंसर तब आएगा जब आपका गिवन एलिमेंट तीनों केस में क्या होगा? सेम ही होगा. क्लियर? तो इसको आप भी आपको जो आंसर याद रखना है वो डायग्राम के थ्रू याद रखना है कि कंपैरिजन करने पर क्या ऑर्डर आएगा. क्लियर? ओके.